हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आपको मैंने पहले पढ़ाया था तीन बुद्धिमान कहानी। इस कहानी को इसका इसका सारांश भी बता दिया था। इस कहानी का मैंने पूरा पढ़ने का ढंग भी आपको समझा दिया था। प्रश्न उत्तर अभी आपको बता देती हूँ बच्चों। चलिए, यहाँ पर जो भी प्रश्न आए हैं इनके उत्तर बता देती हूँ। मेरी समझ से देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मेरी समझ लिखा हुआ है। मेरी समझ से तो आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, अंडरलाइन कर देती हूँ। क नंबर है, लोक कथा के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। पहला नंबर है, लोक कथा में पिता ने अपने बेटों से धन संचय करने को कहा। उनकी इस बात का क्या अर्थ हो सकता है? तो बच्चों, पिता ने धन संचय करने के लिए कहा था, तो 4 पॉइंट दिया हुआ है। जो भी सही होगा उसके आगे हम लोग स्टार बनाएंगे, लेकिन सब चारों का मतलब समझ लेते हैं पहले। तो पहला है पॉइंट कि खेती बाड़ी करना और धन इकट्ठा करना। तो उनके पिता ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था। आपने चैप्टर पढ़ा है, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला देखते हैं, इसमें तीसरा पॉइंट है, ऊंट का व्यापार करने के लिए उनके पिता ने कहा। ऐसा तो नहीं कहा था, आपने पाठ भी पढ़ा है। और अगर नहीं याद होगा बच्चों, तो गर्मी की छुट्टी है, आप लोग भी उस चैप्टर को फिर से पढ़ लीजिएगा, बस वीडियो सुन लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। गांव छोड़कर किसी नगर में जाकर बसना, ऐसा भी पिता ने नहीं कहा था। तो पिता ने क्या कहा था बच्चों? कहा था पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना। अपनी बुद्धि को तेज रखो, प्रखर रखो, पिता ने ऐसा कहा था। तो ये दूसरा नंबर सही है। इसके आगे बनाने वाले हम लोग एक छोटा सा स्टार। ये रहा, आप अच्छे से स्टार बनाइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में चलते हैं बच्चों। ये देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, और तीनों भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके ऊंट के बारे में बहुत कुछ बता दिया। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे बच्चों? इससे पढ़ती हूँ मैं, पॉइंट 1 2 3 4 करके। बुद्धि का प्रयोग करके ऊंट के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है, पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा है, समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। ये भी देखिए, दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? तीसरा पॉइंट है कि किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ही सबसे बड़ी ताकत है। ये देखिए, तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है, ऊंट के बारे में जानने के लिए दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। अब देखिए, जो भी पॉइंट है, ये सारे पॉइंट इसमें बिल्कुल सही नहीं है। सबसे बढ़िया और एकदम अच्छा पॉइंट है, समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना चाहिए। किसी भी, जब भी कोई समस्या आती है तो हड़बड़ाना नहीं चाहिए, बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, और शांति से सोच समझ करके विचार करना चाहिए, उसका निदान जरूर होता है। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 ये सही है। इस पे हम लोग बनाएंगे एक छोटा सा स्टार। ये हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, तीसरा प्रश्न। बुक अपनी निकाल लीजिएगा, पेंसिल ले करके बैठिएगा, ताकि आपको अंडरलाइन करने में कोई दिक्कत ना हो। आगे चल के फिर आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। अगला है बच्चों, तीसरा नंबर है, राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों नहीं किया? अब किसी को भी आश्चर्य होगा कि ये कैसे बता सकता है कि एक ऊंट था, ऊंट की एक आंख नहीं थी, उस पे एक बच्चा बैठा हुआ है, एक महिला बैठी हुई है। तो इतना सारा कुछ अगर कोई बताएगा तो किसी को भरोसा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने बचपन से ही ध्यान से सुना था, सीखा था, समझा था, बारीकियों से पैनी दृष्टि और सूक्ष्म निरीक्षण किया था हर चीज का। इसलिए उन्हें सब कुछ समझ में आने लगा था। वह देख लेते थे, उसके बाद बता सकते थे कि यहाँ की स्थिति कैसी है और क्या हो सकता है। इसीलिए माता पिता हमसे बड़े हैं बच्चों, जब भी कोई बात कहते हैं उनकी बात जरूर मानना चाहिए, कभी उनसे नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पास जीवन का अनुभव है। जो बच्चे अपने माता पिता की बात मानते हैं, जिंदगी में उन्हें हमेशा सफलता मिलती है, वो कभी पीछे नहीं रहते, आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए, तीसरा देखती हूँ बच्चों, क्या क्वेश्चन है, राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों नहीं किया? तो किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि इतनी बड़ी बड़ी बात कैसे बता सकते हैं। तो चलिए उन पॉइंट पढ़ती हूँ। भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया। दूसरा पॉइंट है, एक नंबर है बच्चों, ये तो नहीं है। दूसरा है, राजा को ऊंट के स्वामी की बातों पर संदेह था। तीसरा नंबर है, राजा ने स्वयं ऊंट की पेटी की जांच कर ली थी। और चौथा नंबर है, राजा ने
भाइयों ने राजा को अपनी बात में उलझा लिया था। अब देखिए, भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया, ठीक बात है, लेकिन राजा को ऊंट के स्वामी की बातों पर भी संदेह था। तो यहाँ पर उत्तर नंबर हो जाएगा 2। यहाँ पर 2 नंबर सही है। इसके आगे हम लोग बनाएंगे एक स्टार। ये बन गया 2 नंबर का, ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छिपा है? दोषी को कड़ी से कड़ी, दोषी को कड़ा से कड़ा दंड देना हर समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। और दूसरा पॉइंट है, अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। इस पॉइंट में बहुत जान है। ये सही बात है कि जब तक हम पूरी तरह से जांच पड़ताल न कर लें, कभी किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। यहाँ देखिए, पहला पॉइंट है दोषी को कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिए, तो ये नहीं है। अब है अच्छी तरह से जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। तीसरा नंबर है राजा की प्रत्येक बात निर्णय को सदा सही माना जाना चाहिए। और चौथा पॉइंट है बच्चों, ऊंट की चोरी के निर्णय के लिए सेवक की बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए, ये सारे जो पॉइंट हैं वो निराधार हैं। सबसे सही टॉपिक इसका यही सबसे सही पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ये इसका स्टार है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने भिन्न उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। बच्चों, चुनने के लिए सबके पास आजादी है, कोई भी कुछ भी चुन सकता है, उसकी समझ अगर है, लेकिन जो ऑथेंटिक उत्तर है, जो सही उत्तर है, चुनना तो उसे ही चाहिए। अगला है कि विचार लिखिए। क है रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी न रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो पॉइंट नंबर ये है, क नंबर का जितना भी लिखा हुआ है ये पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं। अगला देखते हैं, ये भी पॉइंट ठीक लग रहा है। दूसरा ख नंबर देखते हैं। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से न बच पाए। और अगला नंबर है बच्चों, अगला इसका नंबर है, हमने ग नंबर है, हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है। क नंबर सही है। रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास, पिता ने कहा था, रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी, सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी न रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। यानी तुम सबसे उत्तम रहोगे, तुम सबसे 20 रहोगे, लेकिन 19 मतलब कमी नहीं रहेगी तुम्हारे अंदर कोई भी। पिता ने इतना बढ़िया से समझाया था। पिता सबके पिता समझाते हैं बच्चों, पर मानने वाली बात है कि बच्चे उसको कितना आत्मसात करते हैं, कितना मानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पिता ने सही कहा था कि सोना चांदी अगर आपके पास है तो वो चोरी हो सकता है, कहीं खो सकता है, धन है तो खत्म हो सकता है, खर्च हो सकता है। संचित किया हुआ जो धन है वो कभी भी आपको जरूरत पड़ने पर आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बुद्धि तेज होगी, आपके पास ज्ञान होगा, वो कभी खत्म नहीं होगा और बढ़ता जाएगा। यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ए, क नंबर, ये सही हो गया। अगला पॉइंट चलते हैं बच्चों, देखते हैं क्या है। मिलकर करें मिलान। चलिए अब मिलान करते हैं। कुछ स्तंभ एक है, पढ़ देती हूँ पहले इसको बच्चों। स्तंभ एक है, इस लोक कथा में चुनकर कुछ वाक्य नीचे स्तंभ 1 में दिए गए। स्तंभ का मतलब देखिए, यहाँ पर जो ये लाइन खींची हुई है, ये स्तंभ 1 है और स्तंभ 2 है। तो यहाँ पर उनके भाव या अर्थ से मिलते जुलते वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए। यानी यहाँ पर वाक्य दिया गया है और उसी का अर्थ इधर वाले में दिया गया है। एक स्तंभ 1 के वाक्यों को स्तंभ 2 के
1 के वाक्यों को स्तंभ 2 के उपयुक्त वाक्यों से सुमेलित कीजिए। हमको यहाँ पर बच्चों करना कुछ नहीं है, ज्यादा मिलान करना है। कैसे मिलान करेंगे? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। पिता चल बसे, तो अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ देखिए थोड़ी समय के बाद पिता का क्या हो गया? देहांत हो गया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये 1 नंबर जो है इसका ये उत्तर है, इससे मिलान कर देंगे। और यहाँ इधर का 2 नंबर है। दूसरा है कि हम कहीं भी क्यों न हो भूखे नहीं मरेंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ? हम चाहे जहां भी हों, हमें खाने के लिए कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। ये देखिए दूसरा नंबर का हो गया। अगला पॉइंट है बच्चों, अगला पॉइंट है, घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा। क्यों देखा? अब इसका अर्थ देखिए, घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा। शंका यानी अविश्वास से। तो यहाँ पर देखिए घोड़े पर सवार व्यक्ति ने तीनों भाइयों को अविश्वास से देखा। तो यहाँ पर तीसरा नंबर को 1 नंबर से मिलान कर देंगे। और चौथा नंबर, यहाँ पर चौथा पॉइंट है, बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते, यानी सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। तो अब देखिए इसका अगला पॉइंट क्या है कि बचपन से ही हमें आदत हो गई कि हम हर छोटी बड़ी वस्तु पर ध्यान अवश्य देते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 को 4 से ही मिलान कर दीजिए। और अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न था। तो आश्चर्य मतलब होता है अचंभित होना। तो यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है, लोग इतने अचंभित थे कि उनका आश्चर्य व्यक्त करना कठिन था, यानी हैरान हो गए थे। 5 नंबर को बच्चों 3 नंबर से मिलान कर दीजिए। ये आपका मिलाने वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। फिर से अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए 3 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर के पास लिख दीजिए 1 नंबर, और यहाँ पर घुड़सवार, ये जो देखिए यहाँ पर है, इसके सामने आप लिख दीजिए 5 नंबर, और इसके सामने यहाँ 4 नंबर के सामने लिख दीजिए 4, और यहाँ पर बच्चों बच गया 2, आपका हो गया 2। ये सारा बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। सोच विचार के लिए है, सोच विचार करना चाहिए, जरूरी है। चलिए सोच विचार करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, सोच विचार के लिए है, आपको सोचना है, समझना है और अपने हिसाब से अपने शब्दों में लिखना है। का है, तीनों भाइयों ने बिना ऊँट को देखे उसके विषय में कैसे बता दिया। तो आपने अभी शुरू से ही पढ़ा है कि तीनों भाइयों ने बचपन से ही तीक्ष्ण बुद्धि, तीव्र बुद्धि और सूक्ष्म निरीक्षण किया है, हर चीज को बहुत ही ध्यान से देखा, इसलिए तीनों भाइयों ने उसके विषय में, ऊँट के विषय में बता दिया। आपको पहली ही लाइन में मिल जाएगा ये। ख नंबर है, आपके अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व किस बात को दिया गया है? तार्किक सोच, अवलोकन या सत्यवादिता को लोक कथा के आधार पर बताइए। तो यहाँ पर बच्चों तीनों चीजों को सबसे ज्यादा तार्किक सोच को दिया गया है, तार्किक सोच को दिया गया है और सूक्ष्म अवलोकन को दिया गया है लोक कथा के आधार पर। क्योंकि अगर वो बच्चे वह ध्यान से बचपन से नहीं तार्किक सोचते और ध्यान से देखते नहीं चीजों को और सच सच नहीं समझते, तो ऐसा करना संभव नहीं हो पाता। अगला प्रश्न है ग नंबर, लोक कथा में राजा ने पहले भाइयों पर संदेह किया लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष माना, राजा की सोच क्यों बदल गई? क्योंकि जब राजा ने उनकी फिर से परीक्षा लेने की सोची तो उन्होंने कहा कि एक पेटी ले आइए और उसमें एक अनार रखा हुआ था, और भाइयों ने देख के उसको बता दिया कि इसमें एक अनार है, यह एक पेटी है, इसमें एक अनार है और अनार कच्चा है। ऐसा सुनकर राजा जो था हैरान हो गए और उन्होंने उन्हें निर्दोष माना। उनकी सोच भी बदल गई कि आखिर इतने बड़े बॉक्स में रखा हुआ एक अनार इन्हें कैसे पता चल गया और ये कैसे पता चल गया कि ये अनार कच्चा है। तो उन्होंने सब कुछ बहुत ही तर्क से समझाया, राजा ने समझ लिया। घ नंबर है, ऊँट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह क्यों किया? आपके विचार से उसे क्या करना चाहिए था उससे जिससे उसे अपना ऊँट मिल जाता? देखिए बच्चों, अगर कोई भी अचानक, आप किसी को नहीं जानते हैं और अचानक से आपको कोई अपने बारे में या अपने किसी और चीज के बारे में बताने लगेगा तो थोड़ा आश्चर्य जरूर होगा।
तो कैसे आप भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अगर वो लोग ऊँट का मालिक जो था, ऊँट का जो स्वामी था, वो तीनों भाइयों पर अगर भरोसा करता तो उसे उसका ऊँट मिल जाता। अगला नंबर है, पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचित करने की सलाह क्यों दी? इससे पिता के बारे में क्या-क्या पता चलता है? पिता के बारे में यही पता चलता है बच्चों की पिता के पास धन नहीं था, लेकिन बच्चों को उन्होंने बचपन से ही दूसरे तरह के धन, उन्होंने कहा सोने चांदी से अधिक जरूरी धन है बुद्धि और सूक्ष्म निरीक्षण करना। अगर आप सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे तो आपके पास जो धन रहेगा वह हमेशा के लिए टिका रहेगा। पैनी दृष्टि संपत्ति से बढ़कर है, ऐसा उनके पिता हमेशा समझाते थे। अगला प्रश्न है बच्चों, 6 नंबर है, राजा ने भाइयों की परीक्षा लेने के लिए पेटी का उपयोग किया। इस परीक्षा से राजा के व्यक्तित्व और निर्णय शैली के बारे में क्या क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो देखिए, कभी भी आपको कोई बताएगा कि ये एक आदमी है, इसको सब कुछ पता है, ये कुछ भी बता सकता है, आपको भरोसा नहीं होगा जब तक कि आप खुद अपने आप से उसकी परीक्षा न ले लें। तो राजा ने भी वही किया जो सही था। राजा ने भाइयों की परीक्षा ली पेटी मंगा करके। मैंने अभी आपको बताया कि पेटी मंगाया राजा ने और उसमें एक कच्चा अनार रखवा दिया था और भाइयों ने बता दिया कि इसमें क्या रखा हुआ है, अनार कैसा है। इन सब से राजा की निर्णय शैली पर भी फर्क पड़ा और उन्होंने सही डिसीजन लिया। 6 नंबर है बच्चों, आप इस लोक कथा के भाइयों की किस विशेषता को अपनाना चाहेंगे और क्यों? देखिए, सबसे अधिक बात है, धन तो आता और जाता रहता है बच्चों, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पैनी दृष्टि, सूक्ष्म निरीक्षण, सत्यवादिता। ये सारी चीजें अगर आपके अंदर हैं तो तार्किक सोच के द्वारा आप अपनी बात को समझा सकते हैं और धन से अधिक पैसा, धन से अधिक मान सम्मान कमा सकते हैं। धन तो बहुत जरूरी है बच्चों, लेकिन धन से भी ज्यादा जरूरी है बुद्धिमत्ता। अगर आपके पास समझदारी होगी, बुद्धिमानी होगी, तो आपको कभी किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। अगला है अनुमान और कल्पना, इसको देख लेते हैं बच्चों। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए कि क नंबर है, यदि राजा ने बिना जांच के भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता तो इस लोक कथा का क्या परिणाम होता। बिना जांच के अगर राजा ने तीनों भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता तो ये तीनों भाइयों के साथ बहुत ही अन्याय हो जाता और ये गलत होता। राजा ने सही किया खुद से परीक्षा लेने का सोच करके। ख नंबर है, यदि भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान न लगाया होता तो लोक कथा का अंत किस प्रकार होता। अपने विचार व्यक्त करें। यदि भाइयों ने अनार का सही अनुमान नहीं लगाया होता तो राजा को लगता कि ये झूठ बोल रहे हैं और ये अगर अनुमान सही लगाने से उन पर राजा का भरोसा हो गया, विश्वास बढ़ गया। ग नंबर है बच्चों, लोक कथा में यदि तीनों भाई ऊंट को खोजने जाते तो उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था। अब वो तीनों भाई पद चिन्हों को देख करके ऊंट की चाल कहाँ से किस दिशा में गई है, रेत पर उसके पैरों के निशान देखकर वो खोजने जाते तो उसे जरूर खोज लेते। घ नंबर है बच्चों, यदि राजा के स्थान पर आप होते तो भाइयों की परीक्षा लेने के लिए किस प्रकार के सवाल या गतिविधियां करते, अपनी कल्पना साझा करें। तो अगर भाइयों के स्थान पर आप होते तो आप क्या करते बच्चों, ये तो आप ही बताएंगे। आपकी समझ से आप जो चाहें अच्छा लगे उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों हम लोग इस बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसे बुद्धि है तो मस्तिष्क होता है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख देते हैं दिमाग। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं दिमाग। हर बॉक्स में लिखती जाऊंगी और मिटा दूंगी। यहाँ पर लिख सकते हैं समझदारी, समझदारी। यहाँ पर लिख सकते हैं चतुराई, चतुराई तो उनके अंदर बहुत अधिक थी। और यहाँ पर और भी लिख सकते हैं बच्चों ज्ञान, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञान। देखिए, इसको ज्ञ पढ़िएगा, ज्ञा, ज्ञान। और भी बहुत सब लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर और कितने पॉइंट हैं, यहाँ पर देखिए आप लिख सकते हैं समझदारी, सूझबूझ लिख सकते हैं, सूझबूझ। मिटा देती हूँ, फिर से लिखती हूँ। यहाँ पर लिख सकते हैं आप सूझबूझ। सूझबूझ का अर्थ भी होता है बच्चों समझदारी। सूझबूझ से काम लेना चाहिए,
फिर है और भी कुछ अगर पॉइंट आप लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। बुद्धि का ज्ञान से विवेक भी लिख सकते हैं। विवेक मतलब होता है बुद्धि, दिमाग, और ज्ञान भी लिख सकते हैं। ज्ञान तो आपने लिख ही लिया है, फिर भी लेती हूँ। और आप विचार, विचार भी लिख सकते हैं। ये सारे बच्चों आपको बुद्धि के पर्यायवाची शब्द भी हो गए। ज्ञान, विवेक, सूझबूझ, समझदारी। चलिए अगला देखते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया। लोक कथा को सुनाना। लोक कथा के लिखित रूप में अब लोक कथा होता क्या है बच्चों, चलिए इसको सुन लेते हैं और आप लोग भी अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। लोक कथा के लिखित रूप में आने से पहले कहानियों का प्रचलन मौखिक रूप में ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। यानी जब पहले लोक कथा होती थी तो लिखित रूप में नहीं होती थी। जब भी हमारा मन किया हमने बुक उठाया, पढ़ लिया। अब तो एआई का ज़माना है और आप तो बोलते हैं लोक कथा आ जाती है, और ऐसी भी लोक कथा आ गई है कि आप जैसा बोलेंगे वैसा आपको बोल के सुना देगी, आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा साइंस और टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है उसकी वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया है बच्चों। लेकिन प्राचीन काल में जो पहले था मौखिक रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी की, हमारे दादी नानी जो कहानियाँ सुनाती थी, आज बच्चे पढ़ सकते हैं, बुक में है, सब कुछ पढ़ सकते हैं, बुक्स भी हैं, मोबाइल भी है, टीवी है, लैपटॉप है, सब कुछ से पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले क्या था कि ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तो बच्चे मौखिक रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी ये दादी सुनाती थी, नानी सुनाती थी कहानियाँ, और वही बच्चे सुन करके अपने बच्चों को, वो अपने बच्चों को, ऐसे करके पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानी चलती रहती थी। इसमें कहानी सुनने, सुनाने और याद रखने की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। यानी जब दादी ने सुनाया, बच्चे ने याद रखा, जीवन भर याद रखा। उसका जब बच्चा होगा और बच्चा जब जिद करेगा कहानी सुनाने के लिए, वो जब बड़ा होगा उसका बच्चा वो सुनाएगा, उसका बच्चा याद करके फिर अपने बच्चे को सुनाएगा। कहानी कहने या सुनाने वाला, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस तरह से कहानी सुनाता था कि सुनने वाले को रोचक लगे। यानी रोचक का मतलब होता है बच्चों इंटरेस्टिंग, मजेदार। इसमें कहानी सुनने वाले को आनंद तो आता ही था, कथा उन्हें याद भी हो जाती थी। यानी आपको कोई कहानी बहुत अच्छे ढंग से सुनाएगा, आपको पूरा चैप्टर मान लीजिए मैंने कहानी का पढ़ा दिया, और आपने अगर मन से सुना है बच्चों, आपको ये लगेगा है पढ़ा रही है, तब तो आपका मन नहीं करेगा। अगर आपको लगता है आज चलिए एक नई स्टोरी सुनते हैं, और इस स्टोरीज के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, पढ़ते पढ़ते सब कुछ समझ में आ जाता है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होती है। तो ऐसे ही करके स्टोरी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार ढंग से किसी कहानी को सुनना चाहेंगे, आपको याद भी हो जाएगी। और आपको जितने भी प्रश्न उत्तर आएंगे बच्चों, सारा ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। हाँ, ये है इंग्लिश मीडियम बच्चों को, सबको मैं नहीं कर सकती, लेकिन कुछ बच्चों को हिंदी लिखने में परेशानी होती है, तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो हर दिन 2 पेज राइटिंग सुंदर सुंदर अक्षरों में ज़रूर लिखें। अगर डेली वो राइटिंग लिखते हैं और हर दिन का 2 पेज लिखेंगे, उसको बोल बोल के पढ़ेंगे और लिखेंगे, तो वह दिन दूर नहीं कि वो बस प्रश्न पूरे चैप्टर को अच्छे से सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद वो अपने प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में देंगे। बहुत अच्छा लगेगा। महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, इसको पढ़ देती हूँ। और कहानी कहने या सुनाने वाला इस तरह से कहानी सुनाता था कि सुनने वाले को रोचक लगे। इसमें कहानी सुनने वाले को आनंद तो आता ही था, कथा उन्हें याद भी हो जाती थी। अब आप अपने समूह के साथ मिलकर इस लोक कथा को रोचक ढंग से सुनाइए। लोक कथा को प्रभावशाली और रोचक रूप से सुनाने के लिए नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं जो लोक कथा को और भी आकर्षक बना सकते हैं। अब देखिए क्या क्या चीजें चाहिए हमें लोक कथा सुनाने के लिए। कथा सुनाते हैं, कथा सुना देते हैं, तो उसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। देखिए उतार स्वर में उतार चढ़ाव होना चाहिए। स्वर में उतार चढ़ाव यानी कहानी जैसे डिमांड करती है हमें वैसे बोलना है। लोक कथा सुनाते समय स्वर में या आवाज में उतार चढ़ाव से उत्साह और रहस्य का निर्माण करें। यानी जैसे जैसे उसमें आती है सीन, जैसे जैसे आता है वैसे वैसे हमें बोलना है। जब लोक कथा में कोई रोमांचक या रहस्यमय पल हो, तो स्वर धीमा या तीव्र कर सकते हैं। तीव्र यानी तेज। और भावनाओं की अभिव्यक्ति, भावनाओं को प्रकट करने के लिए स्वर का सही चयन करें। जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य आदि को स्वर के माध्यम से दर्शाएं। लोक कथा के पात्रों के लिए अलग अलग स्वर
जब लोक कथा में अलग अलग पात्र हों तो हर पात्र के लिए अलग स्वर, ऊंचा नीचा, तेज धीमा आदि का उपयोग किया जा सकता है ताकि उन्हें पहचाना जा सके। हाथों और शरीर का उपयोग, जब आप लोक कथा में किसी घटना का वर्णन करें तब शारीरिक मुद्राओं और चेहरे के भावों का उपयोग किया जा सकता है। हास्य का प्रयोग, जब कोई हास्यपूर्ण या आनंददायक दृश्य हो तो चेहरे की मुस्कान और हंसी के साथ उसे प्रस्तुत करें। जहां भी हंसी का आता है वहां पर आनंददायक दृश्य हो, चेहरे की मुस्कान और हंसी के साथ उसे प्रस्तुत करें। विवरणात्मक भाषा का प्रयोग या उपयोग, यानी लोक कथा में वर्णित स्थानों और पात्रों को इस प्रकार प्रस्तुत करें कि श्रोता उनकी छवि अपने मन में बना सके। यानी आप जिसके बारे में कथा सुना रहे हैं तो ऐसा हो कि मान लीजिए मैंने तीन बुद्धिमान कहानी आपको सुनाया, तो वो तीन बुद्धिमान जो व्यक्ति होंगे उनका चेहरा आपके दिमाग में बिल्कुल घूमता रहना चाहिए, तो पता चल जाएगा आप वहाँ कहानी सुना नहीं कि आप वहाँ पहुंच गए। तो ये होती है कहानी, विवरणात्मक भाषा का उपयोग। रोचक मोड़ क्या होता है? रोचक यानी इंटरेस्टिंग। मोड़ क्या होता है? एक दो बार लोक कथा के रोमांचक मोड़ों पर थोड़ी देर के लिए रुके। यानी अब आप जैसे कैसे देखते हैं कहानी चलती रहती है और वहां पूरा सन्नाटा हो जाता है, फिर अचानक से कुछ होता है। इस तरह से एक दो बार लोक कथा के रोमांचक मोड़ों पर थोड़ी देर के लिए रुकें या श्रोताओं में उत्सुकता होने दें। जैसे, क्या आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ? संवादों और को स्पष्ट और प्रासंगिक बनाना। पात्रों के संवाद इस तरह से प्रस्तुत करें कि वे मौलिक लगें, यानी ऐसे बोला जाए जैसे लगे कि बिल्कुल सही सही घटना घट रही है। कारक को देखते हैं बच्चों इसमें। यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा है ना? अब नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए। भाइयों ने जवाब दिया। इन दोनों वाक्यों में अंतर समझ में आया? देखिए, एक यहाँ पर है बच्चों, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ कारक लिखा हुआ है, कारक। और नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। भाइयों जवाब दिया। अब बच्चों यहाँ पर छूट गया है आपका कारक का चिन्ह, जिसकी वजह से यह वाक्य अटपटा लग रहा है। चलिए नीचे देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं कि यह वाक्य जो है कुछ अटपटा लग रहा है ना। अब नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए। भाइयों ने जवाब दिया। अब देखिए यहाँ पर ने के नीचे बच्चों अंडरलाइन किया हुआ है। ने यानी कर्ता कारक का चिन्ह है, यहाँ पर कारक का प्रयोग हुआ है ने। इन दोनों वाक्यों में अंतर समझ में आया? बिल्कुल सही पहचाना आपने। दूसरे वाक्य में ने शब्द भाइयों और जवाब दिया के बीच संबंध को जोड़ रहा है। देखिए बहुत बढ़िया से समझाया गया है बच्चों। बारीकी से कारक के बारे में आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और कितने बढ़िया से समझाया गया है इसको, कि दोनों भाइयों में, दोनों वाक्यों में अंतर समझ में आया। बिल्कुल सही पहचाना आपने। दूसरे वाक्य में ने शब्द भाइयों और जवाब दिया के बीच संबंध को जोड़ रहा है। संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्दों के ऐसे रूपों को कारक या परसर्ग कहते हैं। परसर्ग यानी चिन्ह। कारक शब्दों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। क्या क्या उदाहरण है बच्चों? ने, को, पर, से, के द्वारा, का, में, के लिए, की, के, हे, हो, अरे। जो भी यहाँ पर आए हैं, यहाँ वाक्य दिए गए हैं, उनमें हमें भरना है। तो चलिए हम लोग वाक्य को पढ़ेंगे बच्चों और उसमें भरने की कोशिश करेंगे। हमने तुम्हारे ऊंट को, यहाँ पर क्या भरेंगे? को। देखिए 1 नंबर का 1 नंबर, ऊंट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। ये देखिए आपका 1 नंबर का ये दोनों हो गया। ने यहाँ पर भरेंगे ने, यहाँ पर भरेंगे को। हम अब वाक्य को पढ़ते हैं। हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। अब देखिए यहाँ पर को और ने दोनों परसर का प्रयोग किया गया है, कारक को, कारक का। और यहाँ पर जो ने है कर्ता कारक का चिन्ह है, वाक्य को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं बच्चों। दूसरा नंबर है, मैं अपने रेवड़ों और देखिए मैं अपने
मैं अपने रेवड़ों, यहाँ देखिए बच्चों लिखा हुआ है, इसको पॉइंट से बता दे। मैं अपने रेवड़ों को, यहाँ पर क्या भरेंगे, को पहाड़ों पर लिए जा रहा था। उसने कहा, मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ, यहाँ पर क्या भरेंगे बच्चों, के साथ। एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। यह सुनकर राजा के द्वारा बेटी, राजा के द्वारा, यहाँ देखिए के द्वारा, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ के द्वारा राजा के द्वारा, यह सुनकर राजा के द्वारा बेटी को पास लाने, के द्वारा यहाँ पर भरेंगे बच्चों, के द्वारा, ये वाला, ये पूरा टॉपिक यहाँ पर के द्वारा, और यहाँ के द्वारा भरेंगे। उसके बाद बेटी को, यहाँ देखिए लिख देती हूँ, के द्वारा बेटी को पास लाने का, देखिए कितना सूक्ष्म प्रयोग, का की के द्वारा बेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों को पेटी खोलने के लिए लिखा है, आपको के भरना है, के लिए कहा। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों, ये वाला आपका सारा यहाँ से यहाँ तक का पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक सब। अगला देखते हैं बच्चों, सूचना पत्र है। कल्पना कीजिए आप इस लोक कथा से कि वह घुड़सवार है जिसका ऊंट खो गया है। आप अपने ऊंट को खोजने के लिए एक सूचना कागज पर लिखकर पूरे शहर में जगह जगह चिपकाना चाहते हैं। तो अपनी कल्पना और लोक कथा में दी गई जानकारी के आधार पर एक सूचना पत्र लिखिए। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कि सूचना लिखते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपका ऊंट चोरी हो गया है तो ऊंट कैसा था, वो सब की जानकारी आपको है, तो आपको वही सब लिखना है कि ऊंट की एक आंख नहीं थी, ऊंट ऐसा था, ऊंट उस पर कौन कौन बैठा था, ये सारा कुछ आपको लिखना है। पाठ से आगे है आपकी बात। लोक कथा में 3 भाइयों की पैनी दृष्टि की बात कही गई है कि आपने कभी अपनी पैनी दृष्टि का प्रयोग किसी समस्या को हल करने के लिए किया है। उस समस्या और आपके द्वारा दिए गए हल के विषय में लिखिए। जैसे बच्चों कभी कभी होता है, मैथ की घंटी है और आप मैथ के लिए क्लास में बैठे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, टीचर ने कहा सोचो, तुमको करना है, तुम खड़े हो जाओ, तुम बताओ। आप अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं, सोच समझ के उत्तर देते हैं। उसी तरह से पैनी दृष्टि, जब तक आपके अंदर सूक्ष्म निरीक्षण नहीं, किसी चीज को आप आत्मसात नहीं कीजिएगा। मैथ पढ़ते समय आपको टेबल आना चाहिए। अगर सब कुछ आपको आएगा उसके बाद आप कैलकुलेशन फटाफट कर सकते हैं। तो ये सब चीज एक दिन में नहीं होती है, धीरे धीरे सोच समझ करके किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, लोक कथा में बताया गया कि भाइयों ने बचपन से हर वस्तु पर ध्यान देने की आदत डाली। यदि आपने ऐसा किया है तो आपको अपने जीवन में इसके क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो देखिए, बचपन से जो भी बच्चे अपने माता पिता की बात मानते हैं और अपने बड़ों की बात ध्यान से सुनते हैं, हर बात पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन में ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। तो उनको जीवन में अब उसको आत्मसात अगर उन्होंने कर लिया तो उसको अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। आपको अपने जीवन में क्या क्या लाभ मिलते हैं, बहुत सारे लाभ मिलते हैं। आप किसी भी घटना को देख करके समझ जाएंगे कि अब आगे क्या होने वाला है।
तो इसलिए बच्चों ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं कि पैनी दृष्टि रखना चाहिए, सूक्ष्म निरीक्षण करना चाहिए, तीव्र बुद्धि रखना चाहिए और चीज़ों को समझदारी के साथ हैंडल करना चाहिए। अगला प्रश्न है, लोक कथा में भाइयों को यात्रा करते समय अनेक कठिनाइयाँ आईं, जैसे भूख, थकान और पैरों में छाले। आप अपने दैनिक जीवन में किन-किन कठिनाइयों का सामना करते हैं, लिखिए। तो इस लोक कथा में जो परेशानी आई है वो तो ठीक है, उनको आई है, लेकिन आपको भी हो सकता है कि कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, सुबह-सुबह जल्दी उठना, बस से भागना, स्कूल जाना। तो जो भी परेशानी आपको आती है जीवन में और भी परेशानी आ सकती है बच्चों, आप उसको लिख सकते हैं। चौथा नंबर है, भाइयों ने बिना देखे ही ऊँट के बारे में सही-सही बातें बताई। क्या आपको लगता है कि अनुभव और समझ से देखे बिना भी सही निर्णय लिया जा सकता है? क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सोच समझ कर, वैसे हो सकता है आप कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपके पास एक क्लू था, आपको किसी चीज़ से जोड़ करके किसी चीज़ को सही बता सकते हैं, अंदाज से तो आप कुछ भी नहीं बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब ऊँट के स्वामी ने भाइयों पर शंका की, 5वां नंबर है, तो भाइयों ने बिना गुस्सा किए शांति से उत्तर दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सहजता उनके अंदर थी, सहनशीलता थी। क्या आपको लगता है कि कभी किसी को संदेह होने पर हमें भी शांत रहकर उत्तर देना चाहिए? क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया? ऐसे में आपने क्या किया? बच्चों, ये सारे प्रश्न हैं जो आप अपने अनुभव के साथ लिख सकते हैं और बचपन से ही देखिए, ध्यान से देखना, सुनना, अनुभव करना। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई कि हम किसी वस्तु को अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। हमने वस्तुओं को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के बहुत प्रयास किए हैं। प्रयास में बहुत समय लगा। इस लोक कथा में तीनों भाई आसपास की प्रत्येक घटना, वस्तुवाद को ध्यान से देखते, सुनते, सूंघते तथा अनुभव करते हैं, अर्थात अपनी ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि का पूरा उपयोग करते हैं। ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं, ये देखिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं। ये देखिए, 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आंख के से देखकर, कान से सुनकर, नाक से सूंघकर, जीभ से चखकर और त्वचा से स्पर्श करके हम किसी वस्तु के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। आइए अब एक खेल खेलते हैं जिसमें आपको अपनी ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि का उपयोग करने के अवसर मिलेंगे। देखिए यहाँ पे हाँ या नहीं प्रश्न उत्तर खेलना है। और इसके बाद बच्चों ये देखिए यहाँ पे चरण है। पहला चरण है कि 1 नंबर है कि विद्यार्थी कक्षा से बाहर जाकर दिखाई देने वाले किसी एक वस्तु या स्थान का नाम चुनेगा। कक्षा से भीतर से भी कोई नाम चुना जा सकता है। दूसरा है कि विद्यार्थी वापस कक्षा में आएगा और उस नाम को एक कागज पर लिख लेगा, और लेकिन ध्यान रहे वह कागज पर लिखे नाम को किसी को नहीं दिखाना है। तीसरा नंबर है, अन्य विद्यार्थी बारी बारी से उस वस्तु का नाम पता करने के लिए प्रश्न पूछेंगे। और चौथा पॉइंट है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल हाँ या नहीं में दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, क्या इस वस्तु का उपयोग कक्षा में होता है? क्या यह खाने पीने की चीज है? क्या यह लकड़ी से बनी है? क्या यह बिजली से चलती है? 5वां नंबर है, सभी विद्यार्थी अधिकतम 20 प्रश्न ही पूछ सकते हैं, इसलिए उन्हें सोच समझकर प्रश्न पूछने होंगे ताकि वे उस वस्तु का नाम पता कर सकें। 6वां प्रश्न है पॉइंट है बच्चों, यदि 20 प्रश्नों के अंदर विद्यार्थी वस्तु का सही अनुमान लगा लेते तो वे जीत जाएंगे। और 7वां है, अब दूसरे यहाँ देखिए, दूसरे विद्यार्थी को बाहर भेजकर गतिविधि दोहराएंगे और गतिविधि के अंत में सभी मिलकर इस खेल से जुड़े अपने अनुभवों के बारे में चर्चा करेंगे। गतिविधि क्या है बच्चों? दूसरी गतिविधि है स्पर्श, गंध और स्वाद से पहचानना। स्पर्श यानी छू करके, गंध यानी सूंघ करके, स्वाद यानी चख करके पहचानना है। तो अब क्या पहचानना है यहाँ देखते हैं। एक थैले या डिब्बे में सावधानी पूर्वक सुरक्षित विभिन्न वस्तुएं जैसे फल, फूल, मसाले, खिलौने, कपड़े, किताब, गुड़ आदि रखे हैं। दूसरा है, विद्यार्थी को आंखों पर पट्टी बांध कर केवल स्पर्श, गंध या स्वाद का उपयोग करके वस्तु की पहचान करनी होगी और उसका नाम बताना। मान लीजिए आपको गुड़ खिलाया जाता है तो आपको बताना है कि ये मीठा है। अगला प्रश्न है, बारी बारी से प्रत्येक विद्यार्थी को बुलाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधे। ये गेम है बच्चों, पट्टी बांध के खेलेंगे। उसे डिब्बे से एक वस्तु दी जाए, विद्यार्थी उसे छू कर, सूंघ कर, चख कर पहचानने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि छूने वाली चीज है, खाने वाली चीज है, सूंघने वाली चीज है, तो खाना नहीं है तो आप सूंघ करके बताएंगे, छू करके, देख करके, चख करके बताएंगे। 5वां पॉइंट है, सही पहचान करने के बाद विद्यार्थी
सही पहचान करने के बाद विद्यार्थी बताएंगे कि उन्होंने उस वस्तु को कैसे पहचाना। मान लीजिए आपने सूंघ के पहचाना तो आप बताएंगे मैंने सूंघ के पहचाना। आपने छू के पहचाना, आपने कभी पहले ऐसा छुआ होगा, स्पर्श किया होगा तो आपको पता होगा आपने छू के पहचाना। और अगर आपने चख करके, खा करके पहचाना, आपको वो बताना होगा। पॉइंट नंबर 6 है बच्चों, एक एक करके सभी विद्यार्थियों को अलग अलग वस्तुओं को पहचानने का अवसर मिलेगा। यानी जितनी भी वस्तुएं होंगी सबको पहचानने के लिए मौका मिलेगा। और अंत में सभी वस्तुओं को कक्षा में दिखाएं और उनके बारे में चर्चा करें, किस वस्तु को पहचानना आसान या कठिन लगा। ये बहुत बड़ी बात है कि आपको मान लीजिए कि क्यों कोई वस्तु आप जल्दी से पहचान लिए और क्यों किसी वस्तु को आप पहचान नहीं पाए। तो ये सारे बहुत अच्छा क्लू है कि मान लीजिए गुड़ आपने खाया, मिठाई आपने खाया, पहले खाया है तो आप पहचान लेंगे, उसकी खुशबू सूंघ के पहचान लेंगे, तो उसको हाथ से छू करके भी पहचान लेंगे कि ये क्या चीज़ है। आज की पहेली आपने पढ़ा, तीनों बुद्धिमान भाई किस प्रकार अपने अवलोकन से वे बातें भी जान जाते थे जो अन्य लोग नहीं जान पाते। अब अब आपके सामने कुछ पहेलियां प्रस्तुत हैं जहां आपको कुछ संकेत दिए जाएंगे। संकेतों के आधार पर आपको उत्तर खोजने हैं। कौन है यह प्राणी? इसकी लंबी इसकी लंबी पूंछ होती है जो पेड़ों की शाखाओं के चारों ओर लिपटी रहती है। ये देखिए। और दूसरा है, इसका मुख्य आहार कीट और छोटे जीव होते हैं, इन्हें चुपके से पकड़ता है, जिन्हें यह चुपके से पकड़ता है। और यह प्राणी अपने परिवेश में घुल मिल जाता है, अपनी रंगत को बदल सकता है। इसके पास तेज आंखें जो चारों दिशाओं में देख सकती हैं। बच्चों ये प्राणी है, मैं बता सकती हूँ आपको, ये है आपका फेवरेट प्राणी। फेवरेट तो नहीं कह सकते, अब आप कहेंगे मेरा फेवरेट आपको कैसे पता। तो सही बात है, यह है गिरगिट। गिरगिट रंग बदलता है, वह कीट खाता है। ये सारे पॉइंट आपका उत्तर हो गया गिरगिट। अगला है रंगीन डिब्बे। एक मेज पर 4 रंगीन डिब्बे बराबर बराबर रखे हैं, लाल, हरा, नीला और पीला। बताइए पीले रंग के बराबर में कौन सा डिब्बा है? यदि लाल डिब्बा नीले डिब्बे के पास है, हरा डिब्बा पीले डिब्बे के पास नहीं है और पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास नहीं है, और चौथा नंबर हरा डिब्बा लाल डिब्बे के पास है। अब आपको सब कुछ बताना है बच्चों। चलिए अब इसको यहीं समाप्त करती हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। ये वाला पॉइंट आपका है बच्चों, इसको आपको बताना है। एक मैंने बताया, एक आप बताइए, और इसको खोज करके आप लिख लीजिएगा। और हो सके तो आप ये मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा बच्चों, और शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर कीजिएगा, ताकि जिन्हें भी मेरा वीडियो अच्छा लगता है वो मेरा वीडियो देख पाएँ, और जब भी मेरा वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। धन्यवाद बच्चों, इतना समय मेरे साथ बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो